नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज इंडिया। एटीवी न्यूज इंडिया पर हम अलग अलग जगह से लोगों को इकट्ठा करते हैं, कोशिश करते हैं उनसे जानने की कि वो क्या काम कर रहे हैं। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ मौजूद है रचिता जी। रचिता जी ने पढ़ाई करी है आईटी की। इंफोसिस में अच्छी भली नौकरी कर रही थी और मैडम अब नौकरी छोड़कर इन्वायरमेंटलिस्ट है। बच्चों को एजुकेट भी करती है एनवायरमेंट के बारे में। उनकी संस्था है यूकेन, जिसके जरिए वो अपने हस्बैंड के साथ मिलकर काम कर रही है। तो रचिता जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और आप हमसे मिली, हमसे बातचीत करने के लिए आप राजी हुए। थैंक यू प्रशांत। रचिता जी, मेरा पहला सवाल यही है कि अच्छी खासी नौकरी इंफोसिस में काम कर रहे हो आप, वो सब छोड़कर आप कहाँ ये पर्यावरण संरक्षण में घुस आए? मेरे ख्याल से बिकॉज क्योंकि मैं झारखंड से हूँ, पर्यावरण से हमेशा रिश्ता रहा है बचपन से ही। और मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली ऐसी रही है। इनफैक्ट हम लोग खेती के बैकग्राउंड से आते हैं, तो हमारी फैमिली ऐसी रही है कि फिर मेरा रिश्ता पर्यावरण से बचपन से रहा और हमेशा से पता था कि ऐसा कुछ करना है। लेकिन झारखंड में ऐसा एक्सपोजर नहीं था, इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। जैसे जैसे बड़े होते गए, आगे बढ़ते गए जिंदगी में, पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की, उसमें भी मतलब बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे संस्थाओं से जुड़े, रोटरैक्ट हुआ या एनसीसी हुआ, एनएसएस हुआ। आगे बढ़ते गए, नौकरी करी, नौकरी में एजुकेशन के बारे में काफी कुछ सीखा इन्फोसिस से। और फिर जब लगा कि हाँ, अब नौकरी छोड़ के काफी नॉलेज हो गई है, समझ सकते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, तो फिर यू कैन संस्था शुरू की, जो है जिसको हम कहते हैं यूथ कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क, छोटे में यू कैन के। जो ये आपकी संस्था है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, क्या काम कर रही है ये? इसका एक बड़ा यूनिक सा टॉपिक लगा मुझे अलग से, जो हटकर है बाकी संस्थाओं से, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। तो एनवायरनमेंट में या कंजर्वेशन में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होता है, या एक आप प्लांट प्रिजर्व कर रहे हैं, या एक जानवर प्रिजर्व कर रहे हैं। बट हमारा टॉपिक जो है एनवायरमेंटल एजुकेशन का है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे, ज्यादा से ज्यादा यूथ इसके बारे में जाने। और इस प्रोसेस में यूथ जो है, यंग युवा जो है, जो 65% से ज्यादा लोग हमारे देश में यंग है, विच मीन्स आवर कंट्री इज यंग। तो हम चाहते हैं कि वो लोग अपने देश के नेचुरल हेरिटेज के बारे में जाने, अपने देश के जो ज्वेल्स हैं कह सकते हैं, उसके बारे में जाने। तो हम उनको ट्रेनिंग देते हैं और हम उनको नॉलेज देते हैं, नॉलेज ज्ञान देते हैं, और ये सिखाते हैं कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाएं। उस प्रोसेस में वो फिर अपने आगे का करियर और डिस्कवर करते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम है अर्थ एम्बेसडर। नहीं, ये आपको आइडिया आया कब कि आपको ये लगा कि ठीक है, अब मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगी और अब मैं बच्चों को पढ़ाने जाऊंगी, क्या मैं बच्चों को बताऊंगी कि एनवायरमेंट कितना जरूरी है? ये आपको आइडिया कब, कैसे और किस लिए आया? तो आई थिंक मैंने कॉलेज में बहुत सारे प्रोग्राम्स रन किए हैं, ग्रीन प्रोग्राम्स और रैलीज रन की हैं, रोटरैक्ट के थ्रू और एनएसएस के थ्रू। और उससे बहुत सारा ये आइडिया मिला कि बच्चों को उतना ज्यादा नहीं मालूम है जितना उन्हें मालूम होना चाहिए। या शायद मेरा जैसा बचपन रहा, मुझे इतना एक्सपोजर रहा एनवायरनमेंट के बारे में, उतना बाकी लोगों को नहीं है। तो ये उन तक कैसे लेके जाया जाए। और फिर मेरी मुलाकात जो मेरे हस्बैंड है उनसे हुई करीब 2012 या 13 में, जब मैं कॉलेज में थी। और तब वो वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर है, काफी पहले से, काफी यंग एज से, प्रॉब्ली जब वो 13-14 साल के थे। के पहले मैंने फ्रीलांसिंग करी है एनवायरमेंटल एनजीओ के साथ। तो वो वॉलंटियरिंग करते करते, फ्रीलांसिंग करते करते उनके लिए वेबसाइट्स बनाया। जो मेरा इंजीनियरिंग का स्किल था, आईटी का स्किल था, वो यूज करके मैंने काफी सारे एनजीओ के लिए कंट्रीब्यूट किया। तो वैसे करके कुछ आइडिया था कि हाँ ऐसा कुछ करना है आगे जाके, बट क्लियर आइडिया नहीं था। फिर जब हम लोग मिले, मैं मेरे हस्बैंड से मिली, हम लोगों ने बातचीत की, हमें समझ में आया कि हमारा गोल काफी सिमिलर है। तो हमने सोचा, व्हाई नॉट, लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू, लेट्स डू समथिंग। तब हमने कुछ थोड़ा रिसर्च भी किया इस टाइप के प्रोग्राम के बारे में। हमें लगा कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमने धीरे धीरे इस पे काम करना शुरू किया, और जब हमारा प्रोग्राम रेडी था लॉन्च करने के लिए, तब हमने यू कैन की स्थापना की, जो कि 2018 में। तो एक्चुअली जो आपका यूकेन जो संस्था है, मुझे इस यूकेन के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि ये है क्या, इसमें ये कहाँ कहाँ तक फैला है, कितने लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, ये क्या काम कर रहा है? जी, तो यू कैन का जो आइडिया था वो
था कि पैन इंडिया पूरे देश में बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ना, अलग अलग एनवायरनमेंट के बारे में बात करना, क्योंकि इंडिया में काफी डाइवर्सिटी है, अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स हैं, अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम्स हैं. So, why not bring everybody together? I think Prashant, I'll have to just. तो हमारा ये आइडिया था कि हम लोग इतने अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, बिकॉज मैंने स्कूल की पढ़ाई झारखंड में की है और कॉलेज की पढ़ाई विशाखापट्टनम में की है. मुझे पता है कि वेजिटेशन बहुत अलग है, लोग बहुत अलग है, कल्चर बहुत अलग है. तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए कि पूरे सारे इंडिया के लोग एक जगह आ पाए, हम लोग उनको चूज करें, उनको वो अपॉर्चुनिटी दें, यंग पीपल टू कम टुगेदर, क्रिएट अ फेलोशिप, और उसमें वो नेचर के बारे में सीखें, एजुकेशन के बारे में सीखें और सेल्फ के बारे में सीखें. तो हमारा 3 पिलर है जो जिसपे हमारा फेलोशिप बेस्ड है. एक है एनवायरनमेंट, दूसरा है एजुकेशन और तीसरा है सेल्फ, टू लर्न अबाउट वन सेल्फ, डिस्कवर. तो अपनी जो एक जर्नी होती है कि यंग पर्सन की इतनी कंफ्यूजन से निकल के जो उनको एक करियर बनाना होता है, तो वो प्लेटफॉर्म भी हम प्रोवाइड करते हैं रिफ्लेक्शन का. तो ऐसे इसका क्रिएशन हुआ. और क्योंकि मेरी स्पेशलिटी वाज विद यंग पीपल, क्योंकि मेरा इन्फोसिस का एक्सपीरियंस वो था टीचिंग का, और राम का स्पेशलिटी था विद चिल्ड्रन इन एनवायरमेंटल एजुकेशन. तो हमने उन दोनों एक्सपीरियंसेस को एक साथ लाके वी स्टार्टेड दिस. फिर लोग जुड़ते गए, चेन्नई में काफी सारे स्कूल्स जुड़ते गए, और हमारे अभी हम लोग 6 स्टेट्स में हैं विद आवर फेलोज, व्हिच इज दिल्ली, हरियाणा, असम, बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश. तो मुझे ये बताइए, आप यूकैन में किस तरीके का काम कर रहे हैं? आप जो एक्सरसाइज करते हैं या बच्चों को जो पढ़ाते हैं, क्योंकि जो आजकल यूथ है वो एनवायरनमेंट के कम और मोबाइल की तरफ ज्यादा जुड़ा हुआ है, तो इनको इस तरीके से बिजी रखना या उनको इस तरीके से बताना कि एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है, तो आप किस किस तरीके के एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं? तो आई थिंक प्रशांत, आपके क्वेश्चन में ही आंसर है. तो आपका जो क्वेश्चन था वो फोन को लेके था. फोन इतना इंटरेस्टिंग है और इतनी सारी चीजें देता है जो कि टीचर एक क्लास में नहीं दे सकता. शायद बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उतना इंटरेस्ट जगाने के लिए. तो हम क्या करते हैं, हम लोग लाइक मेरा जो रोल है लर्निंग डिजाइनर का, तो आई डिजाइन लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो कि सिर्फ बुक्स तक सीमित नहीं है, एक उनको एक अनुभव देना. तो हमारा जो बेस है, फाउंडेशन है डिजाइन करने का करिकुलम, इज ऑल बेस्ड ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग. एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब ही है यूजिंग ऑल योर सेंसेस. आप आंख से देख सकते हो, नाक से स्मेल कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, सुन सकते हो, छू सकते हो. तो अगर हम उनको फॉर एग्जाम्पल एक इंस्टेंस लेते हैं, तो हमारे अर्थ एम्बेसडर्स प्रोग्राम में हमारा एक छोटा सा एक्टिविटी था, जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, अर्थ एम्बेसडर्स जो फेलोज हैं, उनको हम एक फार्म पे लेके गए थे. तो उस फार्म में वहां पे एक सर्पेंटेरियम है, सर्पेंटेरियम जहाँ पे सांप को रखा जाता है, बहुत सारे टाइप्स के स्नेक्स को, और उनका जहर लाइक मतलब एथिकली निकाल के एंटी वेनम बनाया जाता है. तो वहां पे जो सांप है और जो लोग जो उसको मैनेज करते हैं, दे आर वेरी फ्रेंडली विद स्नेक्स. तो अगर पहली बार हमारे फेलोज वहां पे गए, दे वर वेरी एक्साइटेड कि सांप, कुछ लोगों को डर लगता है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, पता नहीं है. तो उन्होंने पहली बार सांप को छुआ, उसके बारे में सीखा. सांप को हाथ में पकड़ के उसके बारे में सीखने का जो एक्सपीरियंस है, दैट कैन नॉट हैपन इन अ क्लासरूम. तो हमें क्लासरूम से बाहर निकलना ही पड़ता है. और सेम बच्चों को भी, ऑफ कोर्स बच्चों को हम बहुत ज्यादा बाहर नहीं ले जा सकते, बट हम उन्हें तरीके बताते हैं कि आप बच्चों के साथ एक्सपीरियंशियल लर्निंग कैसे कर सकते हैं. आप उनको उनके गार्डन में कैसे ले जा सकते हैं, बटरफ्लाईज दिखा सकते हैं, बर्ड्स दिखा सकते हैं, और उसको ड्रॉ कर सकते हैं, या बहुत सारे और एक्टिविटीज और तरीके हैं. आप रचिता जी, मैं आपसे जब फोन पे बात कर रहा था तो आपने बताया कि ग्रास होपर ट्रेनिंग कराते हैं आप, वो ग्रास होपर करके, मुझे उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, वो है क्या और वो कितना क्यों जरूरी है? तो हाँ, आपने अच्छा याद दिलाया. तो वो एक वाइल्ड लाइफ इलीगल ट्रेड जो है, वो आई थिंक वन ऑफ द टॉप मोस्ट इन द वर्ल्ड है. सबसे ज्यादा होता है ट्रेडिंग, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, जिसकी वजह से कोरोना भी आया है इस देश में, इस दुनिया में आप कह सकते हैं. क्योंकि चाइना में इलीगली वाइल्ड लाइफ को लेना और उसको फिर फूड में कन्वर्ट करना, तो उसी से ये डिजीज भी आई है. तो वैसे ही ट्रेडिंग होती है दुबई में, अफ्रीका से जानवर जाते हैं, तो इंडिया में भी आते हैं बहुत सारे इलीगल जानवर, वाइल्ड लाइफ. तो उसमें से एक कैमेलियन भी है जो साउथ अमेरिका से आता है. तो हमारे एक फ्रेंड है जिनका फार्म है, वो इसको रेस्क्यू करते हैं. तो कुछ लोग खरीद लेते हैं ये जानवर, बट वो उसको संभाल नहीं सकते ठीक से, उसको
उसको क्या खाना है, कैसे करना है, कैसे रहेगा वो जानवर, तो उसको उनको पता नहीं होता। तो हमारे एक फ्रेंड है, वो रेस्क्यू करते हैं इन कैमेलियंस को और अपने फार्म पे रख के ही ग्रोज देम। तो कैमेलियन क्या खाता है? कैमेलियन ग्रास हॉपर खाता है। तो हर सुबह कैमेलियन के लिए हम सबको ग्रास हॉपर पकड़ना था, जितने भी दिन हम कैंप में थे, 5-6 दिन। और अदरवाइज उनके इंटर्न्स है जो ये करते हैं यूजुअली। तो ग्रास हॉपर पकड़ने के लिए आई थिंक बहुत सारे लोग जो शहर से आए थे, वो बिल्कुल भी उनके लिए बहुत बिजार था, बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस था कि ये ग्रास हॉपर बहुत ही अजीब सी दिखने वाली चीज, बहुत ही कीड़े कीड़े मकोड़े जैसा अजीब सा चीज है। तो हमने वो पकड़ा था बॉटल में, पेट बॉटल लिया हमने कोका कोला। और उनके पास बहुत सारे ऑफ कोर्स बच्चे बॉटल वो पीते हैं, तो हम लोग सब कलेक्ट करके लाए थे, जो भी जिन्होंने भी डिस्कार्ड करा था। और फिर हम घास में से एक एक करके ग्रास हॉपर को लेके उस बोतल में डाल के और फिर कैमेलियन को खिला रहे थे उनका ब्रेकफास्ट, हमारे ब्रेकफास्ट के पहले। तो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। ये जो एक्सपीरियंस होते हैं इनके बाद जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं उनका फीडबैक क्या आता है? वो थोड़ी सी स्टोरी हमारे साथ शेयर करोगे किसी की, अगर आपको याद है या पता है तो? हाँ, तो आई थिंक हमारा ये स्टोरीज निकल के आई बहुत सारी कि उन्होंने सुना है कि रिसर्चर्स या वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट ऐसा काम करते हैं फील्ड पे, या ऐसे उनकी लाइफ होती है, टाइम टेबल उनका ऐसा होता है। बट आई थिंक अगर आपको एक नेचुरलिस्ट बनना है, एक एनवायरमेंटलिस्ट बनना है, तो पहले आपका जो साइकिल है सुबह उठने का, या वो बदलना पड़ेगा जानवरों के हिसाब से या इंसेक्ट्स के हिसाब से। अगर आपको एग्जैक्टली ग्रास हॉपर चाहिए तो आप दोपहर के 11 बजे जाके नहीं ढूंढ सकते, आपको सुबह 7 बजे या 6 बजे ही जाके ढूंढना होगा, तभी आपको वो ओस की बूंदों के साथ आपको ग्रास हॉपर भी मिलेंगे वहां पे घास पे। तो उनका एक्सपीरियंस ये था कि हमने कभी इतने नजदीक से कुछ देखा ही नहीं है, कभी ध्यान से। हम बस घास पे चल के चले जाते हैं, क्योंकि दुनिया तो बनी इंसानों के लिए, ऐसा हमें सिखाया जाता है कि हमारे लिए ही बनी है, पेड़ हमारे लिए हैं, फल हमारे लिए हैं। लेकिन शायद हमें पता नहीं कि हम कितने करोड़ों स्पीशीज के साथ उसको शेयर करते हैं, और हम भी फूड वेब का सिर्फ एक पार्ट है और ना कि उसके ऊपर। तो ये उनकी लर्निंग जो एक वन ऑफ द फेलोज शेयर, जो मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली, वो इंटरकनेक्टेडनेस एस्टैब्लिश हो जाती है इन सब एक्टिविटीज के बाद। आप जो ये बता रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि दुनिया सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बनी है, दुनिया बाकी जो स्पीसीज है, जानवर हैं या कीड़े मकोड़े या जो भी है, उनके लिए भी बनी है। तो आपको पहली बार ऐसा कब लगा कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि दुनिया सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बनी है, वो दूसरे लोगों के लिए भी बनी है, आप खुद पेट लवर हैं, तो आपको ऐसा कब रियलाइज हो गया कि ठीक है, बाकी लोगों के साथ भी हमें एडजस्ट करना सीखना होगा, या हमें जानवरों के प्रति अपना अपना प्यार बढ़ाना होगा? मुझे लगता है कि काफी छोटी उम्र से ही मेरा ऐसा थिंकिंग डेवलप हो गया था बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स। क्योंकि जिस शहर से मैं आती हूँ या जिस लाइफस्टाइल से मैं आती हूँ, वहां पे हमने सिर्फ को एग्जिस्ट करना ही सीखा है। तो धनबाद में, ऑल्दो लोग धनबाद को सिर्फ कोयले के लिए जानते होंगे, बट जहाँ पे मेरा बचपन गुजरा वहाँ बहुत हरियाली थी, वहाँ अभी भी है। इट्स एन अमेजिंग प्लेस, और हर मौसम अच्छे से देखा है मैंने अपने चाइल्डहुड में। और मतलब मौसम बदलते देखा है, बर्ड्स को आते देखा है, वो घोंसला बनाती हैं, उसके अंडे होते हैं, फिर सांप आके अंडा खाता है। तो हर चीज मैंने बचपन से देखी है। कभी ये नहीं सोचा था कि इसमें करियर बनाना है, बट बहुत फैसिनेशन था, बहुत इंटरेस्ट था जानने का, समझने का। इसीलिए वैसे लोगों को शायद आकर्षित किया मेरे लाइफ में, और मेरे फ्रेंड्स भी वैसे बनते गए, मेरा सर्कल वैसा बनता गया, और शायद इसी वजह से मुझे राम मिल गए और फिर हमने ये काम आगे बढ़ाया। तो आई थिंक मेरे पेरेंट्स की वजह से वो फैसिनेशन हमेशा से था। और सोसाइटी के लिए कुछ करना है, एजुकेशन। आई थिंक आप किसी भी इंसान जो झारखंड से आता है, अगर आप उसको पूछोगे तो वो जरूर बता सकता है कि उसने पॉवर्टी को कितने करीब से देखा है। तो एक जील जो मौका मुझे मिला पढ़ने का, लिखने का, आगे बढ़ने का, वो मैं दूसरों को क्यों ना दूं। तो वो मेरा एक है कि हाँ, मुझे ये करना है। तो ये मेरे दोनों इंटरेस्ट को बहुत अच्छे से एक साथ लाता है, और यू कैन, इसीलिए यू कैन का जन्म हुआ है। रचिता जी, हर एक इंसान की या हर एक संस्था का एक विजन होता है, और जिस हिसाब से देश में पर्यावरण की हालत खराब होती जा रही है दिन ब दिन या साल दर साल, तो आपको क्या लगता है कि आपका या आपकी संस्था का विजन क्या रहेगा आने वाले कुछ सालों में या समय में या महीने में? आई थिंक मेरा हमारा अभी का विजन तो ये है, अगर इंग्लिश में बोलने का इजाजत हो तो, इट्स हैविंग एन इको एजुकेटर इन एवरी स्कूल इन इंडिया।
So having an eco educator in every school in India and getting eco literacy in every classroom in India, तो एक क्लासरूम में बच्चा भी होता है और टीचर भी होता है, तो वो दोनों हमारे ऑडियंसेस हैं, वो दोनों हैं जिस पे हमको ध्यान देना है। टीचर्स भी हमारे लिए उतने ही जरूरी जितने बच्चे। तो हमारा एक सिंपल सा मिशन है कि हम चाहते हैं कि इको लिटरेसी जैसे हम जीते हैं, जैसे हम चाहते हैं या जैसे देखते हैं, वो हर टीचर और हर बच्चा जिए और उनकी लाइफ 10 गुना और बेहतर हो जाएगी, क्योंकि शायद वो हर छोटी चीज और नेचुरल वंडर को और नजदीक से देख पाएंगे और अच्छे से जी पाएंगे। आपने Consciously। आपने एक बहुत अच्छे वर्ड का यूज किया है, उसका नाम है इको लिटरेसी। तो ये हाँ, इको लिटरेसी के बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे कि ये आप इस वर्ड का आपने क्यों यूज करा, क्योंकि ये अपने ही तरीके का, मैं पहली बार ऐसा कोई नाम सुन रहा हूँ। हाँ। सो आई थिंक इको लिटरेसी जो है इसका हम ये शब्द इसीलिए इस्तेमाल अमूमन कर रहे हैं तौर पर क्योंकि आप हमें इंग्लिश लिटरेचर और ऐसे शब्दों का सुनते हैं, पर इको लिटरेसी ये कुछ नया है, तो इसीलिए मैं जानना चाहता हाँ, हूँ। तो शायद हमने इसीलिए एनवायरमेंटल एजुकेशन नहीं कहा, क्योंकि इको लिटरेसी भी लिटरेसी और न्यूमरेसी के जितना ही इम्पोर्टेंट है। जैसे लैंग्वेज है, जैसे गिनती है, गणित है, वैसे ही इको लिटरेसी भी है। और हर सब्जेक्ट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। आप ज्योग्राफी ले लो, आप फिजिक्स ले लो, आप केमिस्ट्री ले लो, आप अंग्रेजी ले लो, आप हिंदी ले लो, आप कोई सा इकोनॉमिक्स ले लो। इकोनॉमिक्स और इको लिटरेसी में जब हम फील्ड की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक्स का इतना बड़ा इको लिटरेसी का फील्ड बहुत छोटा है। आई थिंक इंडिया में या ईस्ट में बहुत छोटा है। वेस्ट में इको लिटरेसी का बहुत नाम है, बहुत लोगों की इज्जत है। और लोग लाइक एक जगह होती है जो लोग नेचर सेंटर बोलते हैं अमेरिका में। तो नेचर सेंटर्स आर वेरी कॉमन इन अमेरिका, कि मतलब आप अपने बच्चा जाके आप एक नेचर एक्सपीरियंस कर सकते हो जगह में। ऐसा एक्सपीरियंस सेंटर इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा ऐसा कल्चर नहीं है, बट आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना नेचर है जो कि हमारे पास वेस्टर्न घाट्स है, पूर्वांचल है, अरावली है, हिमालयाज है, ईस्टर्न घाट्स हैं, और पता नहीं क्या क्या, मतलब इतने अच्छा डेजर्ट है, बहुत कुछ है हमारे पास। बट क्या हम जानते हैं, क्या हम उसका पूरी तरह से उसकी रक्षा कर पा रहे हैं? अगर वो चला जाएगा तो उसके साथ कितने लोगों का लाइवलीहुड चला नहीं, जाएगा। पर तो रचिता जी, आई थिंक इन्वायरमेंटल साइंस करके हमारे जो सिलेबस में है उसको पढ़ाया जाता है इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में। हाँ हाँ तो हाँ, यस। आपको नहीं लगता कि आपकी ये इको लिटरेसी कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट को चैलेंज कर रही है? चैलेंज नहीं कर रही है, कॉम्प्लीमेंट कर रही है शायद। तो टेक्निकल वर्ड्स में अगर बोला जाए इको लिटरेसी का, तो आई टेल यू अ फ्रेमवर्क जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसको बोलते हैं नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड। ये 3 पिलर्स हैं इको लिटरेसी के, और इसमें एक बिहेवियर एंड प्रैक्टिस भी है। तो कुछ हद तक नॉलेज है जो है एनवायरमेंटल एजुकेशन, बट क्या हम एटीट्यूड और स्किल्स और बिहेवियर पे फोकस कर पा रहे हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन की जब हम बात करते हैं? तो आई थिंक एनवायरमेंटल एजुकेशन इज जस्ट वन पिलर ऑफ इको लिटरेसी, और बाकी 3 और 4 पिलर्स जो हैं, जो मतलब बिहेवियर और प्रैक्टिस तो बाद में आता है, एटीट्यूड एंड स्किल्स जो बच्चे डेवलप कर सकते हैं अगर वो इको लिटरेसी के बारे में जानते हैं। ऑब्जर्वेशन स्किल हुआ, क्यूरियोसिटी स्किल हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, क्योंकि अगर आप कुछ देख रहे हो, आप उसको कैसे रिकॉर्ड कर रहे हो, आप उसको कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो। आप जेन गुडाल का एग्जांपल ले सकते हैं, जो बहुत बड़ी चिंपैंजी रिसर्चर हैं, जिन्होंने रिसर्च की है अफ्रीका में। उन्होंने कितने साल, मेरे ख्याल से 40 साल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शी स्पेंट विद चिंपैंजीज रिकॉर्डिंग देयर ऑब्जर्वेशन। और उनका मतलब शी इज अ लेजेंड, आई डोंट हैव टू से एनी मोर। तो वो वो जब एक बच्ची थी तो उनको पता था कि उनको ये करना है। तो कितने लोगों को ये पता होता है? तो क्या एक्सपोजर था, और क्या ऐसा अलग किया उनके पेरेंट्स ने उनके साथ, जो शी बिकेम अ लेजेंड। और बाकी बच्चों को ये मौका क्यों नहीं मिल सकता, राइट? जी। रचिता जी, आपने एक बहुत अच्छी बात करी, आपने 3 चीजों का यहाँ पे जिक्र करा जिसका मैं भी करना चाहता हूँ। आपने बिहेवियर, प्रैक्टिस और एटीट्यूड की बात करी। तो मुझे, क्योंकि किताब में आपको थ्योरेटिकल तो पढ़ाया जा सकता है पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगी। तो प्रैक्टिकल हाँ नॉलेज लेने के लिए आप मुझे हाँ। बताएंगे कि ये प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी कैसे? तो यही हमारा काम है। तो ये जो गैप है एनवायरमेंटल एजुकेशन का हमारे करिकुलम में, आई वुडेंट से कि एनवायरमेंटल एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। एनवायरमेंटल एजुकेशन इज अमेजिंग, और वो एक पार्ट है इको लिटरेसी का जिसको हम और आगे लेके जाना चाहते हैं। इनफैक्ट हमारा आधा काम पहले ही हो चुका है, जो एनवायरमेंटल एजुकेशन हर
क्लास में आ चुकी है इंडिया में, तो हमें उसको इको लिटरेसी को हर क्लासरूम में लेके जाना है एनवायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू। सो प्रैक्टिस कैसे आएगी? प्रैक्टिस के लिए हम एक्टिविटीज डिजाइन करते हैं। आप एक बर्ड वॉचिंग ले लीजिए सुबह को, या एक नेचर ट्रेल वॉकिंग ले लीजिए, या तो वो सुबह को हो सकती है, रात को हो सकती है। फ्रीक्वेंट कैंपिंग हो सकती है बच्चों के लिए, विच इज सेफ एंड गाइडेड। तो हम ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं इंडिया में। हमारा जो सर्कल है हिमालय में हुआ, वेस्टर्न घाट्स में हुआ, गुजरात में हुआ या आसाम में हुआ, जो हमारे लिए ये चीज से क्यूरेट करते हैं ताकि हम वो बच्चों को एक्सपीरियंस करा सकें। बट वहां पे भी एक चैलेंज ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं जाने देना चाहते बाहर, क्योंकि हमारे पास फंडिंग का तो प्रॉब्लम इसीलिए नहीं, बिकॉज वी आर नॉट अ फॉर प्रॉफिट दैट वी विल आस्क मनी फ्रॉम एनीवन। हम सिर्फ बच्चों को ये एक्सपीरियंस दिलाना चाहते हैं। बट बहुत सारे पेरेंट्स बहुत ओपन नहीं है इसके बारे में, क्योंकि सेफ्टी इश्यूज हैं, बहुत सारी चीजें। तो आई थिंक वो हमारा एक चैलेंज है जो हम बैटल कर रहे हैं। बट या आई थिंक मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि जितनी ज्यादा विमेन हमारे टीम में आएंगी, या जितने ज्यादा हम विमेन गाइड तैयार करेंगे, उतने ज्यादा पेरेंट्स और सेफ फील करेंगे हमारे साथ। तो आई थिंक दैट इज। ठीक है रचिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। आपने बताया कि इको लिटरेसी कितना जरूरी है। आपने बताया कि हमें दुनिया में समझना होगा कि सिर्फ इंसान नहीं रहते, बहुत सारी स्पीशीज रहती है, हमें उनका भी सम्मान करना होगा। आपने अपनी संस्था यूकैन के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रचिता जी। थैंक यू सो मच प्रशांत, थैंक यू फॉर हैविंग मी।